वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत वेलकम है। जैसा कि हम सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं और सबसे पहले हम देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन की सीरीज़ 2021 की, और उसी में आज हमारी 16 क्लास है जिसमें हम 7 जनवरी 2022 के कंटेंट के क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप जब तैयारी कर रहे हैं सीटेट साइंस 2022 की। जिसने अभी तक अगर स्टार्टिंग से ये सीरीज़ नहीं देखी है, आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। उसमें आप क्लास 1 से ये सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें हमने 16 दिसंबर से पेपर सॉल्व करने शुरू किए थे 2021 के, और आज हम सॉल्व करने वाले हैं 7 जनवरी का पेपर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज़ और देखते हैं पहला क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बना। देखिए, इससे पहले वाली क्लास मतलब 6 जनवरी में आपका जो क्वेश्चन बना था वो बना था रावी क्रॉप से, और यहाँ पर जो क्वेश्चन बन गया वो बन गया खरीफ क्रॉप से। तो 2022 में आपका रावी और खरीफ दोनों में से किसी से क्वेश्चन बन सकता है, ये 100% है। तो कौन सी यहाँ पर खरीफ की फसलें हैं ये हमको बताने हैं, कौन सा खरीफ की फसलों का युग्म है। देखिए, जो वीट होती है, जो गेहूँ होता है, वो आपको पता होनी चाहिए, वो रवि की फसल है। वो कौन सी फसल है? वो रवि की फसल है। रवि की फसलें कौन सी होती हैं? जो विंटर की फसलें होती हैं, जाड़ों की फसलें होती हैं, जाड़ों के टाइम बोई जाती हैं। और खरीफ की फसलें वो होती हैं जो जुलाई के टाइम पर बोई जाती हैं, जिनको पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो खरीफ की फसलें गर्मी की फसलें, और उसमें आ जाता है आपका सबसे पहले आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका धान। धान जो होता है उसको पानी चाहिए होता है, तो वो जुलाई के टाइम पर बोया जाता है। धान, मेज़, पैडी, ये सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? खरीफ की फसलें होती हैं। और भी मैं आपको बता देती हूँ खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं। गर्मियों की फसलें याद रखेंगे, ग्राउंड नट, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मूंगफली, मूंगफली आपको पता होनी चाहिए, गर्मी के टाइम पर ही बोई जाती है। तभी क्या होता है, ये नवंबर दिसंबर के टाइम पर इसको हटा दिया जाता है, और उस टाइम हमको ये जाड़ों के टाइम में मिलता है कि हम इसको कंज्यूम करते हैं। तो याद रखेंगे, जो ग्राउंडनट होता है, मूंगफली होती है, वो भी आपकी खरीफ की फसल ही होती है। तो यहाँ पर जो खरीफ की फसल का ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। धान और मक्का, ये आपकी खरीफ की फसलें हैं। जबकि वीट, याद रखेंगे, जो गेहूँ है वो आपकी रवि की फसल है। सेम ऐसे ही मस्टर्ड, सरसों, ये भी आपकी रवि की फसल होती है। पी, जो मटर होता है, वो भी आपकी रवि की फसल होती है। और यहाँ पर सेकंड ऑप्शन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर भी सरसों दे दिया था, जो कि आपकी रवि की फसल है। तो रवि की फसलें कौन कौन सी होती हैं? वीट, आप याद रखेंगे, मस्टर्ड, पी, ये सारी की सारी आपकी रवि की फसलें हैं। जबकि खरीफ की फसलें, गर्मी की फसलें कौन सी होती हैं? पैडी, मेज़, ग्राउंडनट, ये सब आपकी जो होती हैं वो आपकी खरीफ की फसलें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, द टेबल बिलो मैचेस 3 ह्यूमन डिजीजेज। यहाँ पर 3 मानवीय रोग दिए हैं, टाइफाइड, खसरा और डेंगू, और उनके कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन सूक्ष्म जीवों से वो होती हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। और उनका जो संचरण का तरीका होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, वो भी यहाँ पर दिया गया है। और एंट्रीज कुछ टेबल में जो है वो छुपा ली गई हैं XYZ, उन्हीं को हमको बताना है सही मैच कौन सा करेगा। जो टाइफाइड होता है ये हमको पता होना चाहिए कि ये हमको बैक्टीरिया से होता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है? सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है, बहुत बार बताया है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है, अब आप याद रखेंगे, वो होता है वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर के थ्रू ही बेसिकली जो टाइफाइड है वो स्प्रेड होता है। उसका संचरण का तरीका वाटर ही होता है। तो पहले ऑप्शन और तीसरे ऑप्शन में वाटर है, मतलब यही दोनों में से कोई आंसर होगा। बाकी सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन आपका बाहर हो गया। अब अगर मैं मीजल्स की बात करूँ, जो आपकी खसरा होती है, हमको पता होना चाहिए कि ये एक बैक्टीरिया से होती है, क्योंकि इसकी कोई दवाई नहीं होती, तो ये वायरस से होती है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर होता है। तभी तो कहते हैं जिस व्यक्ति को खसरा होती है उसके आसपास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हवा के थ्रू भी क्या होता है वो फैलती है। अब बात करें डेंगू की, तो डेंगू से तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि लोग बोलते भी हैं डेंगू वायरस। तो डेंगू जो है वो भी किससे होता है? वो भी आपको वायरस से ही होता है। और किसके थ्रू उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है? मॉस्किटो के थ्रू ही उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है। मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत से बच्चे प्रोटोजोआ कर देंगे। प्रोटोजोआ जो होता है वो मलेरिया के लिए होता है। किसके लिए होता है? मलेरिया के लिए होता है। याद रखेंगे, किसके लिए? मलेरिया के लिए होता है प्रोटोजोआ, ना कि डेंगू के लिए। डेंगू आपकी वायरल डिजीज़ है, वायरस से होती है। तो याद रखेंगे इसका
जो कॉसेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव जिससे ये होती है, वो वायरस होता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और सही विकल्प का हमको यहाँ पर चयन करना है। असर्शन, अभिकथन हमको यहाँ पर दिया है मरकरी इज यूज इन थर्मामीटर। बिल्कुल, थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। मरकरी को हिंदी में पारा भी बोलते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? अभिकथन 2 दिए हैं और हमको देखना होगा कौन सा अभिकथन इस अभिकथन के लिए सही है। मरकरी इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए, थर्मामीटर में इसको हम यूज़ करते हैं इसीलिए कि गुड कंडक्टर है हीट की, या फिर मरकरी एक्सपैंड यूनिफॉर्मली व्हेन हीटेड। बिल्कुल, मरकरी जो है वो फैल जाती है जब हीटेड होती है, तो टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वो फैलती है, जिसकी वजह से हम थर्मामीटर में मेज़र कर पाते हैं। तो सेकंड जो यहाँ पर रीज़न दिया है, कारण दिया है, वो ही यहाँ पर अभिकथन के साथ फिट होगा। इसीलिए ही हम मरकरी को यूज़ करते हैं पारे में, क्योंकि मरकरी जो होती है वो एक्सपैंड करती है यूनिफॉर्मली व्हेन हीटेड। गर्म किए जाने पर पारे में एक रूप प्रसार होता है, हमें मरकरी का देखने को मिलता है। तो असर्शन तो सही है और उसके पीछे कारण कौन सा सही होगा? R2। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 ही सही हो जाएगा। R2 इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। ये जो R2 है यहाँ पर, ये जो R2 कारण है वो बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है किस अभिकथन की? ए अभिकथन की। तो समझ में आया, ऑप्शन 3 यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, रीड द स्टेटमेंट बिलो। और यहाँ पर हमको देखना है कौन से कथन सही हैं, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑल प्रोटोजोअन्स आर यूनिसेलुलर। बिल्कुल, जो सभी प्रोटोजोआ होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और प्रोटोजोआ के अंदर क्या क्या जाते हैं? आपका जो ये मलेरिया होता है ये भी प्रोटोजोआ के अंदर जाता है। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, युगलीना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल हैं। और ये सारे के सारे आपके यूनिसेलुलर ही होते हैं, एक कोशिकीय ही होते हैं। ऑल बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। बिल्कुल, जो सभी बैक्टीरिया होते हैं वो भी एक कोशिकीय ही होते हैं। दिमाग में माइंड ये बिल्कुल अच्छे से फिट कर लीजिए, चाहे प्रोटोजोआ की बात हो रही है चाहे बैक्टीरिया की बात हो रही है, ये सारे के सारे एक कोशिकीय होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि हमारी बॉडी क्या है? वो मल्टी सेलुलर है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, तो वो हमको एकमात्र सेकेंड ऑप्शन में मिलता है। तो सेकेंड ऑप्शन ही यहाँ पर सही होगा। बाकी देख लेते हैं। ऑल फंगाई आर यूनिसेलुलर। पिछली क्लास में ही बताया था, यहाँ पर कुछ ये जो यूनिसेलुलर फंगाई होती है ना, वो आपकी ईस्ट ही होती है। क्या होती है? ईस्ट होती है। बाकी अदर जो फंगाई होती है मोस्टली वो आपके मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर नहीं होते। तो थर्ड वाला यहाँ पर सही नहीं है और ए और बी हमारे यहाँ पर हो गए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन कहेंगे, पर साइंस में कर दिया है। किसकी फॉर्म में? डेंसिटी और जो मास वाला है उससे रिलेट करते हुए। द रेडिया ऑफ 2 मेटेलिक बॉल ए एंड बी आर इन द रेशो 3:1। 2 धात्विक गेंद हैं ए और बी, और उनका व्यास जो है, रेडियाई जो है वो रेशो में अनुपात में हमको दी है 3:1। और उनकी डेंसिटीज जो उनका घनत्व है उनका भी अनुपात दिया है 1:3। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ मास? उनके मास जो वो 2 मेटालिक बॉल हैं उनका मास का अनुपात, उनके मासेस का रेशो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पर ये निकलेगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। और यहाँ पर हम वॉल्यूम भी निकालेंगे। और वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? क्योंकि ये हमारी क्या हैं? ये हमारी मेटालिक बॉल हैं। कैसी बॉल हैं? धात्विक गेंदें हैं। और जो मेटालिक बॉल होती हैं वो स्फेयर होती हैं। कैसी होती हैं? गोला होती हैं। और गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ये पहले का वॉल्यूम हो जाएगा। दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा? 2 मेटालिक बॉल है ना, 2 धात्विक गेंद है ना, तो दूसरे का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? 4/3। ये R1 हो जाएगा, ये R2 हो जाएगा क्यूब। 4/3 पाई तो दोनों का कट जाएगा। तो यहाँ पर R1 का क्यूब बराबर R2 का क्यूब। R1 यहाँ पर हमको पता होना चाहिए, जो मेटालिक बॉल A है उसकी जो रेडियस है, ये R क्या होता है? रेडियस होता है, व्यास होता है। इसकी जो रेडियस है वो 3 दी है। और दूसरी वाली बॉल जो B है उसकी रेडियस जो दी है वो 1 दी है। तो यहाँ पर R की क्यूब है तो 3 की क्यूब करेंगे तो इसके वॉल्यूम हो जाएगा 27। और नीचे R एक की क्यूब करेंगे तो वो 1 ही रहेगा। तो यहाँ से हमें वॉल्यूम V1 और V2 का रेशो मिल गया। कितना रेशो हो गया? 27:1।
समझ में आया। सीधा मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, उसमें रेडियाई हमको दी थी 3 और 1, वो फिल कर दी और 4/3 पाई दोनों का कट गया, तो वहाँ से वॉल्यूम का रेशो आ गया 27:1। अब इसी से हम मास निकालेंगे। क्या निकालेंगे? हम मास का जो रेशो पूछ रहा है हमसे वो हम निकालेंगे। आपको पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत बार आपको बताया है। घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान अपॉन आपका ये जो आयतन होता है ये यहाँ पर होता है। तो ये D1 हो जाएगा, ये पहले वन की डेंसिटी। और ऐसी अगर मुझे D2 की डेंसिटी निकालनी है तो वो भी क्या हो जाएगी, ये मास M1 हो जाएगा, ये मास M2 हो जाएगा, ये वॉल्यूम V1 हो जाएगा, ये वॉल्यूम T हो जाएगा। तो ये डेंसिटी के यहाँ पर इस तरह से अगर मैं चाहूँ तो रेशो बना सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मुझे M1 और M2 जो मास का रेशो पूछ रहा है वो यहाँ से निकल कर आ जाएगा। अब मुझे यही फिट करना है। डेंसिटी क्या दे रखी है उनकी, 1:3 में, तो पहले की डेंसिटी बटे दूसरे की डेंसिटी। पहले की डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या रखेंगे, M1/V1, और V1 मेरा कितना निकल कर आया था, 27। मैंने निकाला था ना 27:1। तो नीचे दूसरे की डेंसिटी रखी है, दूसरे की डेंसिटी 3 थी, तो इसके लिए मास क्या हो जाएगा, M2/1, क्योंकि हमने निकाला था जो दूसरे का वॉल्यूम है वो 1 था रेशो में, 27:1 निकाला था ना, तो वो 27 और 1। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये अपॉन में है, M1/27, M2/1, तो जब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा M1/M2। ये 1 जो है ये ऊपर चला जाएगा और ये जो 27 है वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से तो जब नीचे का ऊपर जाता है तो इसी तरह से तो हो जाएगा, M2 नीचे रहेगा और ये जो 1 है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 27 है वो नीचे आ जाएगा। अब ये 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 9 27, और M1 M2 अब हमें निकालना है तो ये 9 को हम ऊपर ले जाएंगे और 1 नीचे आ जाएगा। तो मतलब M1 और M2 का जो रेशो है वो हमारा निकल कर आ जाएगा 9:1। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर किसी को सही नहीं समझ में नहीं आया तो दोबारा से थोड़ा सा बैक जाकर इसी को दोबारा से देख सकते हैं। वो फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं अगली क्लास में इसको आपको फिर से अच्छे से दोबारा समझा दूंगी। Next question 6. A sample of water has a boiling point of 96 degrees Celsius. Which of the following inferences could explain observation? पानी के एक नमूने का क्वथनांक जो है वो 96 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, तो कौन से निष्कर्ष इस अवलोकन की व्याख्यान कर सकते हैं, ये हमको बताना है। जब मैं ये सीरीज़ करा रही थी उसी टाइम में मैंने आपको समझाया था कि जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऊपर जाने पर घटता है, जैसे प्रेशर घटता है सेम ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जैसे सी लेवल पर हम अपना जो है वो सी लेवल से काउंट करते हैं, सी लेवल पर, और या हम अपनी बात करें तो हमारे जो नॉर्मली बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपको पता होगा 100 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है वो बॉईल करना शुरू कर देता है, मतलब वो भाप बनना शुरू कर देगा। तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट हमारे स्थल पर हमारे लेवल पर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता जाता है, मतलब आपका जो पानी 100 डिग्री पर बॉइलिंग कर रहा है, ऊपर जाने पर, पहाड़ों पर जाने पर हो सकता है उसका बॉइलिंग पॉइंट 95 हो जाए, 96 हो जाए। इवन अगर आप माउंट एवरेस्ट पर चले जाएंगे तो हो सकता है बॉइलिंग पॉइंट 75 या 76 के अप्रॉक्स आ जाए। तो बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाने पर घटता है, ये बात दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत कभी भी। तो अब यहाँ पर क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो लिया गया सैंपल, उसका बॉइलिंग पॉइंट 96 था, मतलब वो जो पानी था वो कहाँ बॉयल हो रहा था, बीइंग बॉइल्ड एट हाई एल्टीट्यूड, जल को अधिक ऊंचाई पर उबाला जा रहा था, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट 96 हो गया, क्योंकि ऊपर जाने पर बॉइलिंग पॉइंट घटता है। तो यहाँ पर सी, ओनली सी जो है वही इसकी सही से व्याख्यान करेगा। बाकी देयर आर सम इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट इन द सैंपल, नहीं, इम्प्योरिटीज़ का यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है। द सैंपल टेकन इज ऑफ सी लेवल, सी लेवल पर अगर लिया गया होता तो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता, ना कि 96 डिग्री सेल्सियस। 96 डिग्री सेल्सियस इसलिए है क्योंकि वो हाईयर एल्टीट्यूड पर बॉयल हो रहा है, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट 96 है। तो ओनली सी जो है वो इसकी यहाँ पर व्याख्यान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7. विच प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम मेक इट सुटेबल फॉर मेकिंग फॉइल फॉर रैपिंग फूड? एल्युमिनियम का कौन सा गुणधर्म उसे खाद्य सामग्री लपेटने के लिए फॉइल
पन्नी बनाने के लिए उपयुक्त बनाता है। देखिए जो मेटल होते हैं, जो धातु होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो आघातवर्धनीय होते हैं, वो मैलिएबल होते हैं, मतलब अगर उनको पीटा जाता है तो वो पतली शीट में फैल जाते हैं। तो ये धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। और एल्युमिनियम जो होता है वो हाईली मैलिएबल होता है, वो हाईली आघातवर्धनीय होता है। अगर उस पर आघात करा जाता है तो वो फैल जाता है। इसी वजह से उसकी पतली पतली शीटें जो हैं बन जाती हैं, क्योंकि यही धातु की जो मेटल होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है। और एल्युमिनियम इसमें हाईली मैलिएबल होता है, इसी वजह से उसको फॉइल पेपर बनाने में, फूड रैपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिनोमिनन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की परिघटना का सही वर्णन करता है, ये हमको बताना है। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। पौधों को चाहिए होती है नाइट्रोजन। हवा में नाइट्रोजन है तो क्या पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन ले लेंगे? नहीं, पौधे डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले पाते। वो नाइट्रोजन लेते हैं किसके माध्यम से? सॉइल के माध्यम से। अब सॉइल के माध्यम से कैसे लेते हैं? देखिए उनकी सॉइल में क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। जो बहुत से लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, जैसे मटर का पौधा और जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं, उनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं राइजोबियम। राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया क्या करता है? उस सॉइल में उस नाइट्रोजन, जो एयर में नाइट्रोजन है, उसका स्थिरीकरण करता है, उसका फिक्सेशन करता है और उस नाइट्रोजन को पहुंचाता है हमारे पौधे तक। और वो पौधे उस नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं और वो उनके लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल होती है। तो कौन सा बैक्टीरिया अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में जो है वो पौधों की मदद करता है। तो बेसिकली इस फिनोमिना में होता क्या है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में बदल जाती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका नाइट्रोजन के ऑक्साइड में परिवर्तन ही जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, और ये प्रीवियस ईयर जो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2019 के सारे न्यूमेरिक जो पूछे गए वो एक ही क्लास में कराए थे, सारे न्यूमेरिक। आई बटन में उस प्लेलिस्ट का एक लिंक आ रहा होगा, प्लेलिस्ट नहीं, वीडियो का लिंक आ रहा होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे जिसमें आपको 2011 से 2019 के सारे न्यूमेरिक एक साथ मिल जाएंगे। और उन्हीं न्यूमेरिक में से ये न्यूमेरिक जो है रिपीट करके पूछा गया। एक फैमिली ट्रैवल करती है सूरत टू मुंबई बाय कार। सूरत से मुंबई जा रही है। जो ऑडोमीटर होता है, देखिए कार में जो ऑडोमीटर होता है ना, वो दूरी मापने के लिए होता है। एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं, तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है। दूरी मापने के लिए क्या होता है? वो ऑडोमीटर होता है। तो ऑडोमीटर में जो कार की रीडिंग थी वो कितनी थी? 5812 किलोमीटर एट द स्टार्ट ऑफ ट्रिप और 6092 किलोमीटर एट द एंड ऑफ ट्रिप। मतलब जब कार शुरू करी तो उसमें रीडिंग इतनी थी, और जब कार ने अपनी ट्रिप जो दूरी है वो ख़त्म कर ली तो उस समय कितनी दूरी थी? 6092। तो हम ये कह सकते हैं कि कार ने कितनी दूरी कवर की? 6092 में से अगर मैं 5812 माइनस कर दूं तो मुझे वो दूरी पता चल जाएगी जो टोटल जो कार ने कवर की। यहाँ पे 2 में से 2 करेंगे तो 0, 9 में से 1 8 और 10 में से 8 2। तो हमको पता चल गया यहाँ पर 280 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कार ने हमारा क्या किया है? कवर किया है। अब इस डिस्टेंस को 280 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में कार को 5 घंटे 20 मिनट लगे। यहाँ पर लिखा है इट टुक दैम 5 आवर 20 मिनट टू कंप्लीट दिस जर्नी। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड? औसत चाल यहाँ पर क्या है ये हमको बतानी है। तो औसत चाल आपको पता है क्या होती है? टोटल दूरी बटे टोटल समय। टोटल दूरी तो आपको पता चल गई कितनी थी? 280। टोटल समय कितना है? 5 घंटे 20 मिनट। तो पहले इस 5 घंटे 20 मिनट को, क्योंकि सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में है, तो हमें इसे घंटे में पूरा कन्वर्ट करना होगा। 5 घंटे प्लस 20 मिनट, तो 20 मिनट को भी घंटे में करने के लिए 60 से हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 0 से 0 कट, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 3 5 जा 15 और 1 उसमें ऐड करेंगे तो 16/3 जो है ये कन्वर्ट होकर घंटे में बदल जाएगा। कितना? 16/3 जो है ये कन्वर्जन के बाद जो है आपका टोटल टाइम हो जाएगा, जिसको हम यहाँ रख देंगे 16/3।
3, ये हमारा टाइम हो गया। अब इसमें क्या होगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा और 16 नीचे रह जाएगा जब हम इसको सही से करेंगे। तो ये जो 3 है ये हमारा अब क्या हो गया, ऊपर आ गया। अब यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इसकी, 4 से कट कर लेते हैं, 4 4 जा 16 और 4 7 जा 28, ये 70 हो गया। फिर से हम इसको 2 से कट कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो 35 की मल्टीप्लाई हमको 3 से करनी है, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 कैरी हो गया, 105/2। ये कितना आ गया, 105/2 आ गया। अब इसको कट करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5, तो मतलब 52.5 किलोमीटर पर आवर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को हम क्या बोलते हैं, आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2, याद रखेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज इफेक्टिवली रेमेडी होती है किसकी, फॉर एसिडिटी। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेस इज द एग्जाम्पल ऑफ। दूध या मैग्नीशियम लेना अति अम्लता का एक प्रभावशाली उपचार है। इस अभिक्रिया में होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किसका उदाहरण है। देखिए, जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो हमारे पेट की एसिडिटी बेसिकली क्या करती है, ठीक करती है। और पेट में एसिडिटी हो जाती है जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वही हमारे स्टमक में पाया जाता है। तो 2HCl, इन दोनों की जब रिएक्शन होती है, एक यहाँ पर एसिड है, एक यहाँ पर बेस है, एसिड बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ये तो हमको पता है। तो उदासीकरण अभिक्रिया होगी और अभिक्रिया में हमको क्या देखने को मिलेगा, ये Mg जो है ये Cl के साथ रिएक्ट करके MgCl2 बना लेगा और ये 2H जो है ये भी इसके साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, MgCl2 + 2H2O। तो मतलब Mg जो है वो भी डिस्प्लेस हो गया यहाँ से होकर और किसके साथ जुड़ गया, क्लोरीन के साथ। सेम ऐसे ही यहाँ पर जो है ये OH जो है ये भी इसके साथ जाके डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ पर हमें डबल डिस्प्लेसमेंट देखने को मिला, डबल विस्थापन देखने को मिला और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो होगी, आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है वो तो होगी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट है और साथ में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर फिर से हमें कथन को पढ़ना है और सही विकल्प का चयन करना है। एक हमें अभिकथन दिया है, उसके पीछे 2 कारण दिए हैं। अभिकथन हमको यहाँ पर क्या दिया है कि जो वर्चुअल इमेज होती हैं उनको हम ऑब्टेन नहीं कर सकते ऑन स्क्रीन, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उनको स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात। देखिए, 2 तरह की इमेज फॉर्म होती हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। एक तो होती है आपकी रियल, जिसे हम वास्तविक बोलते हैं, और एक होती है आपकी वर्चुअल, जिसे हम आभासी बोलते हैं। ये जो रियल इमेज फॉर्म होती है ना, आप इनको किसी स्क्रीन पर, किसी पर्दे पर या दीवार पर कहीं पर भी इनको प्राप्त कर सकते हैं। मतलब उनकी जो इमेज बनेगी वो आपको किसी दीवार, दूसरी दीवार पर या फिर किसी स्क्रीन पर, पर्दे पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होती है, जो आभासी प्रतिबिंब होता है, वो हमेशा मिरर के पीछे होता है। जैसे आप जब मिरर में अपने आप को देखते हैं तो जो आपकी इमेज बनती है वो ऐसा थोड़ी होता है कि आपको दीवार पे दिखने लगती है या किसी पेपर पर दिखने लगती है। नहीं, वो आपकी मिरर के पीछे ही होती है, तो वो आभासी होती है, वर्चुअल होती है। तो समझ में आया आपको ये अच्छे से बात। तो यहाँ पर जो अभिकथन दिया है वो बिल्कुल सही है कि वर्चुअल इमेज, जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं, उनको हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, कारण क्या है। वर्चुअल इमेज आर फॉर्म्ड एट पॉइंट वेयर द लाइट रे अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम। बिल्कुल इसी वजह से तो ऐसा होता है कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है उनको हम स्क्रीन पर प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आभासी प्रतिबिंब जो होते हैं वो उन बिंदुओं पर बनते हैं जहाँ से प्रकाश की किरणें अपसरित होती प्रतीत होती हैं। यही बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। और बाकी दूसरा कारण क्या दिया है, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधे होते हैं, वर्चुअल इमेज आर ऑलवेज इरेक्ट। ये बात भी सही है, लेकिन ये जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं, इसकी व्याख्यान जो है वो रीज़न 1 कर रहा है। R1 की वजह से ही क्या होता है, जो इमेज, वर्चुअल इमेज होती हैं वो स्क्रीन पर प्राप्त नहीं होती। हाँ, ये बात भी सही है कि वर्चुअल इमेज जो होती हैं, आभासी जो इमेज होती हैं,
वो हमेशा सीधी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। जैसे आप अपने आप को मिरर में देखते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि आप टेढ़े मेढ़े दिखते हैं, आप बिल्कुल सीधे दिखते हैं, इरेक्ट दिखते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। R1 और R2, ये R1 और ये R2 दोनों सही हैं, लेकिन R1 जो है वो सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्यान कर रहा है किसकी, एक ही असर्शन की। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर हो गया आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, व्हाट वुड बी टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज 4 टाइम। किसी सरल लोलक के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा जब उसकी लंबाई जो है 4 गुनी कर दी जाती है। याद रखिए जो टाइम पीरियड होता है वो बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है √L के। ये बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, टाइम को मैंने क्या कर दिया गया, लेंथ को, सॉरी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, √ लेंथ के। अब लेंथ को मैंने यहाँ पर 4 गुना कर दिया, मतलब लेंथ कितनी हो गई 4। तो जब मैं इसको ओपन करूँगी √4 को तो टाइम यहाँ से मेरा निकल कर कितना जाएगा 2। मतलब अगर लेंथ 4 गुनी हो रही है तो समय भी दुगना हो रहा है। तो यहाँ पर समय क्या हो जाएगा, वो आपका दुगना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, आगे भी बन सकता है। टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L, मतलब √L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर लेंथ 4 गुनी हो गई तो जब हम इसको खोलेंगे तो टाइम भी हमारा कितना हो गया, दुगना हो गया। अब आगे आपसे ये भी पूछ सकता है कि लेंथ जो है वो 16 गुनी हो गई, तो 16 क्या होता है, 16 को जब हम √ से बाहर निकालते हैं तो 4 बन जाता है। तो टाइम यहाँ पर फिर हमारा 4 गुना हो जाएगा। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, याद रखेंगे। अगर लेंथ 16 गुनी होगी तो टाइम 4 गुना हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेंथ 4 गुना हो रही है तो समय आपका यहाँ पर जो है वो दुगना हो जाएगा। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही है। अब एक चीज़ और यहाँ पर समझने की कोशिश करिए, टाइम और लेंथ जो है वो दोनों एक साथ ही मैटर करती है। मतलब जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाएंगे ऐसे ही पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो भी बढ़ता चला जाएगा। लेंथ 4 गुना की तो टाइम दुगना हो गया, लेंथ 16 गुना की तो टाइम भी 4 गुना हो गया। अब इसको एग्जाम्पल रियल लाइफ से समझ लेते हैं ताकि आप कभी ना भूलें। जैसे आप एक झूले पर झूलते हैं, ठीक है, ये आप बैठे हैं, आप इस झूले पर आगे जाते हैं फिर पीछे जाते हैं, तो पेंडुलम की तरह चलता है झूला, आगे पीछे। लेकिन जब हम छोटे हुआ करते थे, हम झूले पर बैठने की जगह क्या करते थे, कभी कभी खड़े हो जाते थे। खड़े होने से क्या होता था, हम अपनी दूरी कम कर लेते थे। अब हम यहाँ हो गए, हम अपनी दूरी कम कर ली, हम खड़े हो गए, तो इससे क्या हुआ, हम यहाँ आ गए। तो हमने अपनी दूरी कम कर ली, जिसकी वजह से क्या होगा, समय भी कम लगेगा और हम जल्दी जल्दी जो है पेंडुलम में झूल पाएंगे। तो जल्दी जल्दी झूलने के लिए हम अपनी लेंथ को क्या कर लेते थे, खड़े होने के बाद अपनी लेंथ को कम कर लेते थे। लेकिन अगर मैं पता चला झूला और बढ़ा दिया नीचे की तरफ को, तो आप खुद ही लगाइए, उसको इधर से इधर जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी टाइम भी बढ़ता है, और जैसे जैसे लेंथ घटती है पेंडुलम में वैसे वैसे टाइम भी घटता है। और किस रेशो से घटता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो √L के जो है अकॉर्डिंग जो है वो चलता है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर सही था। आफ्टर फर्टिलाइजेशन अ जायगोट विल डेवलप इनटू अ ह्यूमन मेल इफ। निषेचन के पश्चात युग्मनज नर प्राणी में विकसित होगा यदि द स्पर्म हैड a 1Y क्रोमोसोम। शुक्राणु में एक Y गुणसूत्र होगा। आपको पता होना चाहिए जो फीमेल होती हैं उनके जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो क्या होता है, वो XX होता है। ये फीमेल का होता है। किसका होता है, ये फीमेल का होता है। और मेल के जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो क्या होता है, वो XY होता है। अगर X मेल के X का और फीमेल के X का, फीमेल का तो XX ही है, तो मेल के X का और अगर फीमेल का X जाता है तो यहाँ पर हमको XX बन जाता है, तो वहाँ पर एक लड़की, एक बेबी गर्ल देखने को मिलती है। लेकिन अगर मेल का Y और फीमेल का X यहाँ पर फर्टिलाइज होते हैं तब हमको क्या मिलता है, एक बेबी बॉय देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर Y और X हो गया। तो बेसिकली ये जो बेबी बॉय है या बेबी बॉय के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो मेल है, क्योंकि मेल में ही जो क्रोमोसोम है उसमें एक जो पेयर है वो Y पाया जाता है, तभी वहाँ पर मेल होगा। इफ़ द स्पर्म हैड 1Y क्रोमोसोम, शुक्राणु में एक Y गुणसूत्र होगा, तभी वहाँ पर हमको मेल जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ अनएरोबिक
रेस्पिरेशन इन आर मसल्स, पहले भी समझाया था, हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप यहाँ पर देखिए अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अवायवीय श्वसन, बिना ऑक्सीजन के जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो वो अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो उसमें क्या होता है, हमारी मसल्स में क्या फॉर्म होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर सही होगा। उसी की वजह से हमें क्या आते हैं, हमें मसल्स में क्रैम्प आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन नेल व्हेन इट रस्ट, जंग लगने से लोहे की कील के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमको बताना है। आयरन क्या होता है, आयरन होता है आपका Fe। देखिए जब हम इसको बाहर रखते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो होता क्या है, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है और हमको आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है, आयरन का ऑक्साइड फॉर्म होता है, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका Fe2O3। तो ये फेरिक ऑक्साइड आयरन के ऊपर फॉर्म होता है। आयरन के ऊपर क्या फॉर्म हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से सीधी सी बात है, जब आयरन के ऊपर कोई परत आ गई है तो आयरन का भार क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, इट इंक्रीजेस। तो ऑप्शन 1 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, भार बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि फेरिक ऑक्साइड की जो लेयर है वो उसके ऊपर आ जाती है Fe2O3। पूरा अच्छे से समझा दिया। किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप वहाँ पर आंसर जो है वो कर देंगे। एन एलिमेंट X जो है वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड, और फिर जो उसका सॉल्यूशन है वो टर्न कर देता है रेड लिटमस को ब्लू में। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी X। एक तत्व X है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है, जिसका जो सॉल्यूशन है विलियन है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमको बताना है X यहाँ पर क्या हो सकता है। तो X यहाँ पर सीधा सा क्या है, मैग्नीशियम है। NCERT में हम पढ़ते हैं मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमको क्या फॉर्म होता है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो हमको देखने को मिलता है। और बाद में इसके सॉल्यूशन से क्या बन जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि आपका बेस होता है, एक क्षारक होता है। और जो बेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो लाल को नीला कर देते हैं, रेड को ब्लू कर देते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है मैग्नीशियम की। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। हिंदी के ऑप्शन चेंज नहीं करे हैं मैंने, तो ये भी ऑप्शन जो है यहीं पर इस तरह से आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, फ्रॉम द फ्लोइंग आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फ्यूजन। वो हमें उन जीवों का युग्म जो है वो पहचानना है जो द्विविखंडन जो है उसके द्वारा प्रजनन करते हैं। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वही ब्रेक डाउन होकर 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है, तो उसे ही हम बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। वो एक ही ऑर्गेनिज्म 2 न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो बदल जाता है। और उसके एग्जाम्पल होते हैं अमीबा और पैरामीशियम। आपने देखा होगा अमीबा ऐसा होता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो चेंज होकर क्या होता है, ये चीज़ जो होती है उसके अंदर की वो बढ़ने लगती है और बाद में वो टूट जाती है, अलग हो जाती है, और 2 अमीबा जो है वो उसी एक अमीबा में से क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। और ये आपका बाइनरी फ्यूजन होता है, द्विविखंडन होता है, जो अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है। और ये दोनों क्या हैं, ये दोनों आपका प्रोटोजोआ होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। बाकी जो हाइड्रा होता है आपको पता होना चाहिए, ये भी पूछ लिया जाए तो ये बडिंग, ये क्या करता है, ये किससे रिप्रोडक्शन करता है, ये बाय बडिंग से रिप्रोडक्शन करता है। मतलब एक हाइड्रा अगर है तो उसी की बड, छोटी सी बड जो है उसमें से निकल जाती है, वो आपका बडिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं, कौन से कथन सही हैं, ये हमको बताने हैं। देखिए जब भी फिजिक्स में ऑल शब्द आ जाता है तो वो बेसिकली 100% सही नहीं होता। ऑल फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, ये कह रहा है कि जितने भी, देखिए यहाँ पर अगर मोस्टली होता तो ये बिल्कुल सही होता। मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं मोस्टली। क्योंकि जैसे हम देखते हैं पानी है, पानी को अगर हमने क्या कर दिया, सॉलिड बना दिया, आइस बना दिया, तो फिर हम उसको पिघालेंगे, वो फिर से पानी बन जाएगा। तो वहाँ पर पानी की अवस्था बदल रही है, ऐसा थोड़ी हो रहा कि पानी से दूध बन गया, नहीं, तो वो वहाँ पर रिवर्सिबल है, फिर से हमें पानी मिल गया। तो मोस्टली फिजिकल चेंज जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन सारे नहीं होते। जैसे पेपर के बहुत सारे टुकड़े कर दिए मैंने, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे, तो क्या आप सबको जोड़ के पूरा पेपर फिर से बना लेंगे? काफ़ी हद तक आप बना लेंगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारे फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं, तो मोस्टली होते हैं। ऐसे ही ऑल केमिकल चेंज आर रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, सभी रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होते हैं।
वो इरिवर्सिबल होते हैं। देखिए यहाँ पर भी ऑल की जगह क्या था, मोस्टली। मोस्टली 90% जो है केमिकल चेंज वो इरिवर्सिबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पर तो केमिकल रिएक्शन हो गई, दही दूध से दही बन गया, नया सब्सटेंस बन गया, तो उसको जैसे हमने क्या करा, लकड़ी के गट्ठों को जला दिया तो वो वहाँ पर उनकी राख बन गई, तो राख से फिर थोड़ी लकड़ी बन जाएगी, या दही से फिर थोड़ी दूध बन जाएगा। तो मोस्टली वो इरिवर्सिबल हैं, बदलेंगे नहीं। लेकिन हम 100% नहीं कह सकते उन केमिकल रिएक्शन की फिर से कुछ, बहुत ही रेयर होता है ये, बहुत ही रेयर क्या होगा, उनकी फिर से कुछ केमिकल रिएक्शन करा दी जाएगी और वो फिर से वही सब्सटेंस हो सकता है वहाँ पर मिल जाए। तो वो यहाँ पर हम ऑल शब्द यूज़ नहीं करेंगे, इसी की वजह से हमारे दोनों कथन में से कोई भी सही नहीं होगा, नाइदर ए और बी, दोनों में से कोई सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सभी शब्द लगा दिया था जिसकी वजह से ये गलत हो गए। अभी अगर यहाँ पर मोस्टली होता दोनों में तब ये दोनों सही हो जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द इमेज फॉर्म्ड बाय पिन होल कैमरा इज रियल। ये जो पिन छिद्र कैमरा होता है जिसकी एनसीईआरटी में बात होती है, थ्योरी में हमने पढ़ा भी है, और जिसने स्टार्टिंग से अभी तक थ्योरी क्लास नहीं देखी है, जिसको स्टार्टिंग से सीटेट साइंस पेपर 2 की तैयारी करनी है, आई बटन में एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा जिसमें 32 क्लासेस मिलेंगी, उनको देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं, वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं जब आप सीटेट 2022 देने जाएंगे साइंस के पेपर के लिए। तो पिन होल कैमरा में जो इमेज बनती है वो वास्तविक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट प्रोवाइड द बेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमिना। इस तथ्य की निम्न में से प्रकाश के किस गुण धर्म द्वारा सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की जा सकती है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल यही हो जाएगा, प्रकाश जो है वो एक सरल रेखा में जो है वो गति करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर सही होगा। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं। लाइट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल कलर, ये यहाँ पर इससे पिन होल कैमरा से बिल्कुल भी रिलेट नहीं कर रहे हैं। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करने पर प्रकाश जो है अपवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पर पिन होल कैमरे से कनेक्ट नहीं कर रहे। पिन होल कैमरे का संबंध है कि जो लाइट है वो उसमें बिल्कुल स्ट्रेट आती है, तभी जो है वो इमेज उसमें बनती है रियल। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इफ इट्स लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आर बोथ डबल। यदि किसी तार की लंबाई और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद दुगना कर दिया जाए तो उसका विद्युत प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन करके पूछा गया। देखिए आप यहाँ पर याद रखेंगे जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ अपॉन एरिया के। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रख लीजिए फिलहाल के लिए कि जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, जो करंट को रोकने की कोशिश करता है वो प्रतिरोध है। तो वो प्रतिरोध जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ अपॉन एरिया के, लेंथ और एरिया जो हमारा क्षेत्रफल है उसके। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, लेंथ को दुगना कर दिया जाए, तो लेंथ को हमारा 2 गुना कर दिया गया, और सेम ऐसे ये बोला एरिया को भी 2 गुना कर दिया गया। तो अब हमसे पूछ रहा है बताइए प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ेगा। 2 गुना करने से ये 2 से फिर कट जाएगा, और अभी भी उस पर क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा रेजिस्टेंस विल रिमेन अनचेंज, जो प्रतिरोध है वो अपरिवर्तित रहेगा क्योंकि वो दोनों कट आउट हो गए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से ये पूरे हमारे 20 क्वेश्चन थे। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें और चैनल से जुड़े रहें।